नमस्कार दोस्तों। 18 जून 2023 कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के सरे शहर में गुरुद्वारा के पार्किंग एरिया में दो अज्ञात लोग आते हैं, गोली चलती है और मौके पे खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की मौत हो जाती है। कनाडा में खालिस्तानी आतंकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई और हरदीप सिंह भारत सरकार से घोषित आतंकी था। हाल ही में 41 डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की लिस्ट जारी की गई थी, उसमें हरदीप निज्जर का नाम था। हरदीप पंजाब के जालंधर का रहने वाला था। एनआईए ने उस पर 10 लाख का इनाम रखा था। अब यहाँ से शुरू होती है भारत और कनाडा का जो भी रिलेशन में करवाट आप देख रहे हैं न्यूज़ चैनल्स पे। खालिस्तानी विचारधाराओं का जो भी वहाँ व्यक्ति रह रहे हैं, लोग रह रहे हैं, जो भी वहाँ पे ग्रुप है उनके, तो फिर वो लोग कनाडा के सड़कों पर प्रोटेस्ट करने के लिए उतरते हैं। लेकिन जवाबी कार्रवाई में वहाँ पे जो इंडियंस रह रहे हैं, जो अलग अलग धर्म के हैं, वो उनके अपोनेंट हैं, वो खालिस्तान का समर्थन नहीं करते, तो जवाब में वो लोग भी उतरते हैं और दोनों तरफ से जमकर हंगामा होती है। लेकिन आपके मन में एक सवाल आता होगा कि आखिर क्या कनेक्शन है पंजाबी सिखों का कनाडा से, या क्या रिलेशन है जस्टिन ट्रूडो का सिखों से या खालिस्तानी समर्थकों से जो कि कनाडा में हैं, वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आए दिन प्रोटेस्ट, उसमें उनका कुछ रिएक्शन नहीं आता है, या इतनी बड़ी देश है, गवर्नमेंट है उनकी, वो रोक सकते हैं इन चीज़ों को। जिस बात को लेकर के इंडियन गवर्नमेंट को नाराज़गी रहती है कि भाई कोई देश, तुम एक बड़े देश हो, यहाँ से कुछ खालिस्तानी विचारधारा के लोग वहाँ जा कर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आतंकी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं और वो जो है कि ऐसे ऐसे हिंसक चीज़ों को भड़काते हैं, अंजाम देते हैं, फिर भी कनाडा सरकार चुप क्यों रहती। बता दूं कि इस वीडियो का रिसर्च मैंने 2 पार्ट में बनाया है, लेकिन वो मर्ज किया हुआ है कि वीडियो में आपको दोनों पार्ट मिल जाएगा। अभी जो वर्तमान में कनाडा और भारत के रिलेशन में करवाहट आई है, इन चीज़ों के बारे में तो आप न्यूज़ पे देख रहे होंगे, तो आपको काफ़ी जानकारी वहाँ से मिल गई होगी। आप समझ रहे होंगे कि जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानियों का समर्थन करते हैं और इन चीज़ों को। लेकिन अब थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि आखिर सिख कौम का क्या इतना संबंध है कनाडा से। यानी कि सिख कौम, पंजाब के लोग, जो भी सिख लोग हैं, उनका दूसरा घर भी कनाडा बोला जाता है। तो अब सवाल, भाई कनाडा हमारा कोई जो है कि ऐसा कंट्री नहीं है कि हमारे बॉर्डर से लगते हैं कहीं भी, यानी कि हमारे आसपास या कम डिस्टेंस वाले कंट्री हैं नहीं कि हमारे कोई नज़दीकी कंट्री हैं तो लोग वहाँ पे चले जाते हैं। मतलब भारत और कनाडा के बीच में एक बहुत बड़ी गैप है, यानी एक बहुत बड़ा डिस्टेंस है। लेकिन फिर भी यहाँ के सिख लोगों का सबसे फेवरेट जगह अगर कोई है तो वो कनाडा है, फिर दूसरी जगह ब्रिटेन है, लेकिन पहली प्राथमिकता अगर देखोगे तो आप पंजाबी लोगों का ज़्यादा कनाडा ही है। पंजाबी में भी जिनका खालिस्तानी विचारधारा है उनका तो फर्स्ट वो उसका कनाडा ही रहा है। तो चलिए इन सभी चीज़ों को जानते हैं, थोड़ा डीपली इस चीज़ में चलते हैं और पहले समझने का शुरू करते हैं यहाँ से कि कनाडा में सबसे पहले कौन गया, अपने आप को वहाँ सेटल किया, और अभी जो है कि वर्तमान में कनाडा में जो यहाँ से जा रहे हैं खालिस्तानी विचारधारा के लोग, उनको वहाँ पे क्यों समर्थन मिल रही है और क्या है इसकी पूरी स्टोरी, इसको समझने का कोशिश करते हैं। अब चलते हैं थोड़ा रिसर्च की ओर और हिस्ट्री में चलते हैं और जानते हैं कि
ये जो अभी वर्तमान में कनाडा में लोग जा रहे हैं, ये शुरुआत कब हुआ? यानी कि अभी जो आप देख रहे हैं भीड़ जो वहाँ पे है, ये शुरुआत कब हुआ, किसने किया और फर्स्ट आदमी कौन था जो कि वहाँ पे जाके शिफ्ट हुए थे? तो बात है 1897 का, यानी 1897 का। अब उस टाइम पे भारत में ब्रिटिश का हुकूमत था, तो ब्रिटेन में एक सेलिब्रेशन था जिसका नाम था डायमंड जुबली। ठीक है, तो ये डायमंड जुबली जो है कि वहाँ एक सेलिब्रेशन था, तो यहाँ से विक्टोरिया को वहाँ जाना था। तो मैं इंडो और जो ब्रिटिश सैनिक के एक टुकड़ी थे, यानी कि इंडो मतलब भारतीय सेना का एक टुकड़ी और ब्रिटिश का एक टुकड़ी, वो विक्टोरिया के साथ यहाँ से निकलते हैं ब्रिटेन जाने के लिए। तो उस टाइम पे यहाँ से निकले और पहुँचे कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया। तो ये लोग जा रहे थे, तो इंडो सैनिक के एक घुड़सवार टुकड़ी जो है विक्टोरिया के साथ में मतलब कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया की ओर बढ़ रहे थे। तो उसमें एक जो घुड़सवारों का सैनिक का जो एक टुकड़ी था, उसके हेड थे, उसका नाम था केसर सिंह। तो केसर सिंह वहाँ पे कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में पहुँचे जब, तो उन्होंने अपने लोगों से कहा कि तुम लोग जाओ आगे, मैं यहीं रुक जाता हूँ। तो केसर सिंह फर्स्ट आदमी बने जो कि कनाडा में रुके 1897 में। तो फिर वो ब्रिटिश कोलंबिया के एरिया में उसे अच्छा लगने लगा और वो वहाँ रुक गए, यानी खुद को वहीं पे सेटल्ड कर लिया। फिर शुरू होती है कहानी कि जाते हैं बाकी सैनिक विक्टोरिया के साथ आगे बढ़ते हैं और ब्रिटेन पहुंचते हैं और फिर वापस वो लोग इंडिया जाते हैं। अब ब्रिटिश हुकूमत थी इंडिया में और उनको ज़रूरत था कि क्योंकि कनाडा का आबादी बहुत कम था, अभी इनकी आबादी 3.5 करोड़ है, जिसमें कि 24 लाख इंडियन ही है। तो आप समझ सकते हो कि 1897 में इनकी क्या ही आबादी होगी। तो उस टाइम पे इनकी आबादी बहुत कम है और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देख, यानी फर्स्ट में रूस है और सेकेंड में ये आते हैं कनाडा, और इनकी आबादी है मात्र 3.5 करोड़, यानी 3.5 करोड़। अब हमारे बिहार का आबादी का अगर बात करें तो हमारी आबादी है 16 करोड़ लगभग, वो भी पुराने डाटा के अनुसार। अभी वर्तमान में तो काफ़ी होंगे, तो अगर उस हिसाब से देखें तो कम से कम 5 कनाडा हमारे बिहार में समा सकता है। लेकिन क्षेत्रफल के दृष्टि से अगर देखें तो फिर कनाडा बहुत बड़ा है। कनाडा का डाटा है 1 किलोमीटर के एरिया में मात्र 4 लोग रहते हैं, यानी 1 किलोमीटर का पूरा क्षेत्र में 4 लोग ही रहते हैं। तो जब 1 किलोमीटर के क्षेत्र में 4 लोग रह रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि कितना उसके पास लैंड है, काफ़ी ज़्यादा है। तो ये लोग फिर पार्टी के बाद जब वापस इंडिया आते हैं तो इन लोगों का मतलब ब्रिटिश को वहाँ पे नीड था। ब्रिटिश ने ऑफ़र किया कि अगर किसी को मन है कि वो कनाडा में बसे तो आप वहाँ बस सकते हो, आप मुझे बता दो, फिर मैं आपको वहाँ सेटल करवा दूँगा। यानी कि कनाडा में भी उसको काम था, तो उन्होंने ऑफ़र कर रखा था कि अगर किसी को बचने का हो तो आप लोग बता सकते हो, फिर आप वहाँ सेटल्ड हो जाओ। तो ये सब चल ही रही थी। तो देखते ही देखते 1897 के टाइम में ही, यानी कि जब वहाँ पे केसर सिंह फर्स्ट आदमी थे जो वहाँ पे बसे थे इंडिया से, उसके देखते ही देखते कुछ सालों के बाद, यानी लगभग 2-4-5 सालों के बाद वहाँ पे 5000 इंडियन वहाँ पे जाके बस, क्योंकि बहुत सारे सैनिक थे जिसको लगा कि भाई चलो यहाँ से निकल जाते हैं, वहाँ पे सेटल्ड हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़मीन थी और मतलब एक फ्रीडम काफ़ी ज़्यादा था वहाँ पे। तो फिर बहुत सारे लोग वहाँ पे जाके सेटल्ड हो जाते हैं इंडिया से, बहुत सारे लोग, और उसको सपोर्ट करती है ब्रिटिश गवर्नमेंट। वो अपने जहाज़ में बैठा करके उनको वहाँ पहुँचा दे रही थी। तो वहाँ पे लोग पहुँचने लगे और देखते ही देखते 5000 लोग वहाँ हो गए। अब क्या था कि 1897 से टाइम बढ़ता है और ये समय पहुँचता है 1907 में। अब 1907 के समय में क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा
आदमी, क्योंकि जब आपको मैंने बताया कि केसर सिंह जब पहुँचे थे 1897 में, उसके बाद लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पहुँचे। तो लोग पहुँचे तो ये सिलसिला जारी रहा। लोग को लगा कि यहाँ से बहुत सारे लोग वहाँ पे चले गए, सेटल होने लगे। अब वहाँ पे जो वहाँ का मूल निवासी था, जो वहाँ का मूल लोग था, उनको क्या है कि यहाँ का लैंग्वेज अलग, पंजाब से जो जा रहे थे वो पंजाबी बोल रहे थे, कोलकाता के जो होंगे वो कोलकाता के लैंग्वेज बोल रहे हैं, बिहार और यूपी के जो होंगे वो हिंदी भाषी थे। अब इनका लैंग्वेज अलग और कनाडा का बिल्कुल ही अलग। और वो समय था 1907 1897। इन समय के बीच में ना तो कोई ट्रांसलेटर था, ना ही कुछ और था कि जिससे एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए। अब लैंग्वेज की इशू होने लगी। लैंग्वेज की इशू के साथ साथ खान पान की इशू होने लगी, क्योंकि वो लोग एक अलग कल्चर के हैं, उनका खाना पीना अलग है और हमारा खाना पीना अलग है। वहाँ के मूल निवासी थे वो विरोध करने लगते हैं कि कहाँ इंडिया के लोग और कहाँ उस टाइम में कनाडा के लोग। तो दोनों जगह का कल्चर अलग था, संस्कृति अलग था, लोग विचारधारा भी अलग अलग थी। विचारधारा से खास मतलब था नहीं उस समय में, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा था कि जो लोग गए हुए थे वो खुद को सेटल करना चाह रहे थे और ब्रिटिश हुकूमत था भारत में। तो यहाँ से जो लोग गए थे उनका कोई डिमांड या कुछ ऐसा थिंकिंग नहीं था, मतलब अच्छे से जीने और खाने पीने के अलावा और ज़्यादा कुछ शौक था नहीं कि भाई साहब हमको यहाँ पे राजी करना है, ऐसा कुछ उस टाइम में था नहीं। तो फिर उनका जो है कि वहाँ पे रहने लगे। फिर धीरे धीरे जब जनसंख्या बढ़ी और ब्रिटिश कोलंबिया में आबादी बढ़ने लगी इंडियंस की, फिर शुरू होता है वॉयलेंस। फिर धीरे धीरे यहाँ तक कि वहाँ पे हिंसा भी होती है। और 1907 के आसपास ऐसा होता है कि वहाँ से बहुत सारे इंडियंस को फिर से वापस भारत भेजा जाता है, क्योंकि वहाँ का माहौल काफ़ी ख़राब हो गया था। तो फिर वहाँ से बहुत सारे इंडियंस को वापस से जहाज़ में भर के भारत भेज दिया जाता है। लेकिन फिर भी ये माने नहीं, फिर भी बोले कि नहीं, अब तो मेरे को बहुत अच्छा लग गया कंट्री, वापस फिर चलना है। अब फिर क्या होता है कि 1914 के ईस्वी के समय में भारत से फिर एक जहाज़ भर करके वहाँ यहाँ से निकलते हैं, जिसमें सभी धर्म के लोग होते हैं, हिंदू भी होते हैं, मुस्लिम, सिख, सभी धर्म के लोग होते हैं। और ये लोग पहुँचते हैं कनाडा। लेकिन उस टाइम पे कनाडा का माहौल वैसा था नहीं कि अभी जो है कि सत्यनारायण भगत रहेगा। फिर इन्हें वहाँ से वापस भेज दिया जाता है, रुकने का अनुमति नहीं दिया जाता है, यानी जहाज़ को रोकने का भी अनुमति नहीं दिया जाता। अब आप समझो कि भारत से कनाडा का डिस्टेंस देखो क्या है। अब इस डिस्टेंस को कवर करने में काफ़ी समय लगा होगा। लोग जो है कि काफ़ी थक गए होंगे जो उसमें जहाज़ में यात्री थे। लेकिन अब वहाँ पे भी दिक्कत हो गई कि अब उन्हें वहाँ पे रुकने की जो है कि परमिशन मिली नहीं, ना ही जहाज़ को रोकने का, ना ही यात्री उतर सकते थे। वापस से जहाज़ को मोड़ा जाता है और कनाडा से सीधा वापस आ करके उस जहाज़ को कोलकाता में लगाया जाता है। और उस समय जब वो कोलकाता में जहाज़ लगती है और जो लोग होते हैं वो उतरते हैं, तो उसमें से लगभग इस आने जाने के दौरान, इस ट्रैवलिंग में लगभग 18 मौत हो गया था जो कि उस जहाज़ में यात्री थे। अब 1960 में क्या होता है, 1960 में फर्स्ट टाइम वहाँ पे हुकूमत में आती है लिबरल पार्टी। उन्होंने क्या किया, उनका हुकूमत था, उन्होंने रूल कुछ बदले। रीज़न ये था बस कि उन्हें मालूम था कि इंडिया से सस्ते में लोग मिल जाते हैं किसी भी काम के लिए। तो उनको था कि भाई ठीक है, आने दो, क्या ही दिक्कत है, और सस्ते में मिल जाएंगे। उस टाइम कनाडा में कम आबादी था, संसाधन बढ़िया थे, ज़मीन वहाँ पे काफ़ी था, अपना बिजनेस था, व्यापार था। उन लोगों के पास ना तो बेरोजगारी थी, ना भुखमरी थी, ना कुछ। तो इंडियंस भी जो यहाँ से गए थे वो काफ़ी वहाँ सेटल्ड हो गए और मेहनत किया, कमाया, उन्होंने अपना मेहनत से बनाया वहाँ पे भी सारा कुछ। और फिर क्या होता है 1960 में जब लिबरल पार्टी इनको थोड़ा फ्रीडम देते हैं, तो फिर लोग यहाँ से वापस से जाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब इसमें क्या होता है कि अब जब जाने का सिलसिला शुरू होता है, उसी टाइम में 1960 के आसपास यहाँ पे भी भारत में एक बड़ी आंदोलन शुरू हो जाती है जो कि खालिस्तान का डिमांड होने लगता है। और खालिस्तान का डिमांड उस टाइम से शुरू होती है और
सिखों का कहना था कि अब इंडिया फ्री हो गया है, यानी कि अब ब्रिटिश का शासन नहीं है, इसलिए हमको भी एक अलग कंट्री चाहिए, यानी कि हमको हमारे सिख लोगों के लिए एक अलग ही देश हमको दे दो। तो उस विचारधारा को उस टाइम में गवर्नमेंट ने ज़्यादा इंटेंड नहीं किया, लेकिन उसको बिल्कुल नेगलेक्ट भी नहीं किया कि नहीं ऐसा नहीं, इग्नोर नहीं किया था। और भारत में भी नई सरकार बनी थी और बिल्कुल राजतंत्र से लोकतंत्र में सारा चीज़ कन्वर्ट हुआ, फिर चीज़ें बहुत अलग अलग हो रही थी। डिमांड था तो भारत सरकार ने ना तो नेगलेक्ट किया ना कुछ उनको रिप्लाई दिया, बोले ठीक है देखते हैं, इस पर विचार करते हैं। फिर समय बढ़ता गया और ये खालिस्तानी विचारधारा के लोग और बढ़ते गए। बढ़ने के साथ साथ इन लोगों ने मतलब प्रोटेस्ट करना शुरू किया। प्रोटेस्ट करने के साथ साथ क्या किया कि इन लोगों ने हिंसा का रूप अपना लिया। मतलब ये लोग का प्रोटेस्ट जो था, ये लोग हिंसा पे उतर आए। हिंसा पे उतर आए, इस तरह से हिंसा पे उतर आए कि बहुत सारे मतलब प्रोटेस्ट में हिंदू को मार देते थे, कहीं पे कुछ कर रहे थे, कहीं पे कुछ कर रहे थे। उस टाइम पे गवर्नमेंट वो इतना ज़्यादा तंग हो गया इन लोगों से कि लास्ट में उन्हें एक्शन लेना पड़ा और एक ऑपरेशन उन्होंने लॉन्च किया जिसका नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार पंजाब के बढ़ते अलगाववादियों को रोकने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था। जरनैल सिंह भिंडरावाले अमृतसर के दबदबा वाले प्रभावशाली टकसाल थे। भिंडरावाले हिंदू पंजाब छोड़कर चले जाए और वर्तमान पंजाब क्षेत्र को खालिस्तान घोषित किया जाए, जहां वली सिख लोग का जो यानी सिख समुदाय हैं वो लोग ही रहेंगे, ऐसा उनका मांग था। यानी कि जो पंजाब है वहाँ पर जो भी लोग रह रहे हैं वो सारे छोड़ के चले जाए और सिख के लिए अलग सा कंट्री खालिस्तान बना दिया जाए उसको, पंजाब को, ऐसा भिंडरावाले का मांग था। अब भिंडरावाले सिख युवाओं का प्रभावशाली नेता था और खालिस्तान के डिमांड में भिंडरावाले अगुवाई कर रहा था। ये डिमांड 1950 के दशक के बाद फिर 1970-80 में काफ़ी रफ्तार पकड़ ली और 1983 में पंजाब के डीआईजी एएस एतवाल के हत्या के बाद ये माहौल और गर्म हो गया। अब भिंडरावाले सरकार का एक तरह से समझो तो सिरदर्द बन गया था। फिर उसी साल जालंधर के पास भिंडरावाले और उसके साथियों पंजाब रोडवेज के बस को रोककर उसमें से चुन चुन कर हिंदू को निकाले और बुजुर्ग, महिला, यहाँ तक कि बच्चों को भी नहीं छोड़ा, सभी को गोली मारकर हत्या कर देते हैं। स्थिति को काबू करने के लिए केंद्र सरकार ने पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। भिंडरावाले और उनके साथियों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को, गोल्डन टेम्पल को अपने कब्जे में ले लेता है। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला लिया जाता है और उसी के तहत ऑपरेशन ब्लू स्टार को लॉन्च किया जाता है। ऑपरेशन ब्लू स्टार को भारतीय सेना के द्वारा अंजाम देना था और 3 जून 1984 को भारतीय सेना अमृतसर पहुंच जाते हैं और स्वर्ण मंदिर को चारों तरफ से घेर लिया जाता है सेना के द्वारा। शाम तक कर्फ्यू लग जाता है वहाँ पे और उसके एक दिन बाद 4 जून को सेना ने गोलीबारी शुरू कर दी ताकि स्वर्ण मंदिर में जो ठिकाना बनाकर बैठे हैं भिंडरावाले और उसके साथियों, उसका पता लगाया जा सके और उसमें कितने लोग हैं, इन चीज़ों का अनुमान लगाया जा सके। लेकिन जवाब में भिंडरावाले और उसके साथियों ने भी भारतीय सेना पर आधुनिक जो भी उसके पास ऑटोमेटिक का हथियार था उनसे फायर करना शुरू किया। शाम होते होते इंदिरा गांधी ने सेना को स्वर्ण मंदिर में घुसने और ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम देने का आदेश दे दिया। फिर स्वर्ण मंदिर के परिसर में भीषण खून खराबा होता है। भिंडरावाले सहित उसके सभी साथियों को भारतीय सेना ने मार गिराया। इस ऑपरेशन में मशीन गन, रॉकेट लॉन्चर, हल्की तोपें, लड़ाकू टैंक, इन सब हथियारों को सेना के द्वारा आजमाने का ज़रूरत पड़ा। ऑपरेशन खत्म होने के बाद भिंडरावाले के आदमियों को स्वर्ण मंदिर से निकालने में सेना को 2 दिन लग गया। ऐसा खून खराबा हुआ था इस ऑपरेशन ब्लू स्टार में भारत सरकार श्वेत पत्र के अनुसार
83 सैनिक मारे गए थे, जो कि भारतीय सेना के 83 सैनिक मारे गए और 249 घायल हुए थे। और इसी पत्र के अनुसार 493 चरमपंथी और आम नागरिक मारे गए थे इस ऑपरेशन में और 1592 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इस ऑपरेशन ब्लू स्टार में काफ़ी खून खराबा हुआ, लेकिन भिंडरावाले और उसके साथियों को मार गिराया गया सेना के द्वारा। फिर उस टाइम ऐसा स्थिति बना कि जो खालिस्तानी लोग फिर जब 1984 में कनाडा वाले और उसके साथियों को वहाँ पर जा करके ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद मारा जाता है, तो फिर उसके बाद इतना बड़ा खून खराबा देख करके यहाँ से खालिस्तानी जो थे ये डर कर कनाडा भागते हैं और वहाँ पर पहुँच करके ये लोग 1960 के बाद के समय में धीरे धीरे वहाँ पर खालिस्तानियों का एक गुट बनता है वापस से, और वहाँ पे बनती है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी। उसके बाद न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी और अभी का जो वहाँ पे वर्तमान में लिबरल पार्टी का सरकार है, इन दोनों पार्टी का आपस में अलायंस रहता है। और इसी कारण से अभी जो है कि खालिस्तानियों का समर्थन करते हैं मिस्टर जस्टिन ट्रूडो। अब रीज़न आपको तो समझ में आ गया होगा कि खालिस्तानियों से क्या रिलेशन है मिस्टर जस्टिन, क्योंकि आपको बता दें कि न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का अलायंस है उसके पार्टी से, यानी कि वहाँ का लिबरल पार्टी से। तो बहुत सारे खालिस्तानी जो है कि मिस्टर जस्टिन सिंह ट्रूडो बुलाते हैं, जस्टिन ट्रूडो को। आपस में गठबंधन वहाँ हो रखा है, तो ये चीज़ें आम बात है। आशा करता हूँ कि भारत और कनाडा के रिलेशन के बारे में आपको एक क्लियरेंस मिला होगा कि कैसे खालिस्तानियों का कनाडा जो है कि घर बन गया।